हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपका केमिस्ट्री का एक टॉपिक हेनरी लॉ, जो आपके डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के सिलेबस में गिवन है, जिसको 11th-12th की केमिस्ट्री पूरी नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 11th-12th हम कंप्लीट कर पाएँ, और सिर्फ जिसको टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। मैं केमिस्ट्री के जो 11th-12th के टॉपिक्स हैं, साइड बाय साइड उनको भी कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो 9th-10th की बायोलॉजी है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन 11th-12th के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, साइड बाय साइड मैं वो भी कवर कराने की कोशिश करूँगी जितना हो सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने क्या बन रहे, हेनरी लॉ। तो पहला ही देखो, पहला पॉइंट ही क्या है कि हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। हमारा हेनरी लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं कि हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। वो ऑप्शन दे देगा गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, या तीनों के लिए, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो हेनरी लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। क्या कहता है ये लॉ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। द solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. That mean जो गैस की solubility है लिक्विड में, वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही आपका हेनरी लॉ है। क्या है हेनरी लॉ? जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में कितनी सॉल्युबल होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, यानी कि अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, और गैस का पार्शियल प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। ठीक है, कैसे हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी को हम कहेंगे, एस से डिनोट करेंगे, एस से। तो क्या एस किसके प्रोपोर्शनल है? पी के। तो मान लो दो गैसेस का कंपेरिजन होने लग जाए तो क्या आएगा, ये आएगा आपकी इक्वेशन आएगी, एक बार क्वेश्चन सोल्व जो होते हैं उस तरह से, S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2। ठीक है, तो ये आपका दो गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। स्थिर तापमान पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, यानी कि किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी द्रव के ऊपर उस गैस के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होती है। इसे क्या कहते हैं? हेनरी का लॉ कहते हैं। और ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसको एक इस तरह से दे दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी के। सो हमारा पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, यानी कि जब गैस वेपर फेज में होती है तो उसका पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्ट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो गैस के मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस का पार्शियल प्रेशर। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन में हमारा क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में हमारा होता है सॉल्यूट होता है एक तो, और सेकंड क्या होता है? सोलवेंट होता है। यही तो होता है सॉल्यूशन में हमारे। तो सोलवेंट क्या है? यहाँ पर लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है? हमारा गैस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो गैस की मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब यहाँ पर क्या है? गैस और लिक्विड है सॉल्यूशन में, तो वो क्या कह रहा है? गैस की मोल फ्रैक्शन, तो यानी कि हमें गैस के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो गैस के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से करते हैं क्योंकि गैस के निकाल रहे हैं, इक्वल टू गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसकी? गैस और लिक्विड ही है हमारे सॉल्यूशन में, तो गैस के मोल प्लस लिक्विड के मोल। ओके, तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी। तो क्या कह रहा है वो, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर उस विलयन में गैस के मोल फ्रैक्शन के यानी कि मोल अंश के समानुपाती होता है। तो क्या कहा पहला स्टेटमेंट क्या था, सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पहला क्या था, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। सेकंड क्या था, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो ये दो स्टेटमेंट हैं जो आपके हेनरी लॉ कहता है। ओके, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में मेजर करते हैं। कैसे, देखो यही तो है ना, ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी हमारी डायरेक्टली किस में मेजर करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन में मेजर करेंगे। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट हमारी ये थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्या था, जो पार्शियल प्रेशर गैस का है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन ये होते हैं, ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंबल को यानी कि जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्या आएगा इसकी जगह, ये कांस्टेंट आएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। ओके, क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट ही हैं। ओके, तो क्या आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पार्शियल प्रेशर के, और पार्शियल प्रेशर किसके था, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आ रहा है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है सॉल्यूशन में वो किसके इक्वल टू है, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ओके, अब मैंने बताया कि जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल हो गया, गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में किसके बताए थे मैंने, एन लिक्विड के और सॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया आपके, पहला हो गया ये वाला और सेकंड हो गया ये वाला, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पर x क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, जो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं ना उसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। कैसे, देखो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो गैस के मोल थे और टोटल मोल थे, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो मोल की यूनिट ऊपर लिखेंगे, मोल की यूनिट नीचे लिखेंगे तो कट जाएगी ना दोनों की यूनिट। मोल की यूनिट जो होती है वो कट जाएगी दोनों की, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा हेनरी कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, जो हेनरी कांस्टेंट था हमारा के एच, वो क्या है, उसकी यूनिट क्या है, जो यूनिट हमारी प्रेशर की है। क्यों, जब पार्शियल प्रेशर क्या था हमारा, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट होगी वही हमारी हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट होगी। एन क्या है हमारा, मोल है, और पी क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये था आपका हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, क्या था, रिवाइज करते हैं। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पार्शियल प्रेशर के, और पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। और फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन।
या फिर हम मोल फ्रैक्शन की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट है, दैट मीन कि सॉल्यूशन में क्या था, गैस और लिक्विड। डाइल्यूट में क्या होगा कि लिक्विड की मात्रा ज्यादा है और गैस की क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज वेरी लो, सिंपल सी बात है, जब गैस की क्वांटिटी ही कम हो जाएगी, लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी, तो उसके गैस के मोल फ्रैक्शन में तो कंपेरिजन टू लिक्विड कम हो जाएंगे ना। तो क्या कह रहा है, तब जब मोल फ्रैक्शन गैस के कैसे हो, वेरी लो हो, अब वो कब होगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। तो जो गैस के मोल्स है ना, गैस के जो मोल्स है वो लिक्विड के मोल्स के कंपेरिजन में कैसे हैं, बहुत कम है, निग्लिजिबल मान लो, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मोल्स बहुत ज्यादा हैं। तब क्या करेंगे हम, जो टोटल मोल्स थे ना हमारे गैस के और लिक्विड के, उसको हम लिक्विड के मोल्स के बराबर लिख लेंगे। कैसे, देखो ऊपर क्या था हमारा, गैस के मोल्स थे, और नीचे क्या था हमारा, टोटल मोल्स थे। अब जब लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के मोल्स बहुत कम है, तो हम उसको निग्लिजिबल मान के चल लेते हैं, मतलब कि ना के बराबर, ठीक है, तो हम उसको काउंट करें ना करें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या पुट ऑन कर देंगे, सिर्फ लिक्विड के मोल्स। कैसे, देखो मान लो कि आपके पास हजार रुपए हैं, ठीक है, अब आपके 1000 रुपए के कंपेरिजन में 1 रुपये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब निग्लिजिबल है एक तरीका से, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो गैस के मोल्स है वो निग्लिजिबल है लिक्विड के कंपेरिजन में, कब, जब हमारा सॉल्यूशन है डाइल्यूट, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, लिक्विड के मोल्स लिख देंगे। तो फिर हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, कब, जब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो, डाइल्यूट, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तब हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, या कुछ भी क्वेश्चन बना कर दे सकता है, तो आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियोस की क्वेश्चंस की आएगी, तो आप उसमें क्वेश्चंस के थ्रू भी अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब क्या है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब हमारा प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो, फिक्स्ड, मतलब चेंज नहीं हो रहा, तब क्या, तब हमारा हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। क्यों, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, यही है ना, हेनरी लॉ। अब मान लो प्रेशर हमने फिक्स्ड कर लिया, यानी कि मान लो 1 कर दिया ना प्रेशर, तो जब 1 हो गया ये क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, तो के एच हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन, दैट मीन के एच क्या है, यानी कि हेनरी कांस्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉलिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, तो जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो हमारी गैस की सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही मतलब है इस पॉइंट का कि कांस्टेंट प्रेशर पर के एच जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये आपको ग्राफ गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन जो ग्राफ दे देगा वो पूछ लेगा कि मतलब बताओ कि ये किस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, तो आपको ये ग्राफ भी याद रखने हैं। तो क्या है, देखो जब के एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यही हो रहा है ना, देखो डिक्रीज हो रही है इस तरह से, के एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये था आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पर के एच वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। सो यही लिखा है, और ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के एच, यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करने पर डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। देखो हेनरी लॉ यही तो कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर क्या है हमारे,
मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मेजर करने का, ठीक है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट भी तो यही था कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो पार्शियल प्रेशर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यही है ना कि प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे, ठीक है। हेनरी समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि हाँ आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो क्या था हेनरी लॉ की जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये भी यहाँ पर यही कह रहा है कि जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो भी इंक्रीज होती है। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर ग्राफ है प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और ये आपका क्या है? KH का स्लोप। ये जो जा रहा है ना, ये यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इधर, और इधर क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से स्लोप बनेगा, इस तरह का, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे? स्लोप क्या है हमारे यहाँ पर? हेनरी कांस्टेंट है। ओके, तो ये दोनों ग्राफ भी आपको याद रखने हैं और स्टेटमेंट्स भी आपको सारी याद रखनी है। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो पहली क्या है लिमिटेशन? प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, यानी कि जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। गैस नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, यानी कि जो गैस है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ना ही वो सोलवेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करती हूँ। यानी कि 4 एप्लीकेशन है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, गैस डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ना ही केमिकल रिएक्शन करने वाली होनी चाहिए, तभी आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या है? जो जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी भाई? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड में गैस है वो वेपराइज हो जाएगी ना, वो फिर कहाँ उसमें सॉल्युबल रह पाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो यही है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज। क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्युबिलिटी को किसमें मेजर कर रहे होते हैं? मोल फ्रैक्शन में मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही, दैट मीन कि मोल फ्रैक्शन जो है गैस के वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? देखो यही है ना, मैं बार बार इसको इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए। अब वो क्या कह रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैंने आपको बताया था जो हेनरी कांस्टेंट है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, यही था ना। तो जब ये मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो KH की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। अब मोल फ्रैक्शन कब डिक्रीज हो रहे हैं? जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन KH की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम भी है ना और गैसेस डिफरेंट डिफरेंट है तो उनकी KH वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर, दैट मीन भाई अगर आपका टेम्परेचर चाहे डिफरेंट हो या सेम हो, अगर गैसेस डिफरेंट हैं तो उनकी KH वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर गैस की अपनी अलग सॉल्युबिलिटी होती है। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो उनकी KH वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। दैट मीन KH इज द मोल, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस के नेचर का फंक्शन क्या है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा गैस का नेचर क्या है। ओके, अब देखते हैं हम एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? आप
पी होंगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आप देखते हो कि उसमें क्या होती है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो एकदम से बहुत तेजी के साथ गैस निकलती है। वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो उस उन कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिजोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, उसको हाई प्रेशर पर सील्ड किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिक्विड में उस कोल्ड ड्रिंक्स में अच्छे से डिजोल्व रह सके, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, बोतल्स को हाई प्रेशर पर सील्ड। तो पहली एप्लीकेशन हमारी यही है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ओके, देखो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एप्लीकेशन से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको एप्लीकेशन जरूर याद रखनी है कि हैंडी लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है वो हाई प्रेशर पर डिजोल्व होती है, ठीक है, हाई प्रेशर पर हम उसको बोतल को सील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, यानी कि जो समुद्र में जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपने साथ ना गैस का टैंक लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, उसमें उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, एंड क्या होती है, हीलियम होती है। देखो होता क्या है, जब हम सरफेस पर होते हैं, अब सरफेस पर है वो, ठीक है, तो प्रेशर क्या है, कम है, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। अब जैसे जैसे वो सरफेस से क्या जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पानी के अंदर जाते हुए जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जो गैसेस है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, यानी कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्लड में सॉल्यूबल होती रहती है, ठीक है, इजीली सॉल्यूबल होती रहती है, डिजोल्व होती रहती है, हमारे ब्लड में आराम से बह रही होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि चलो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रही है, ठीक है, हमारे लिए यूजफुल है ऑक्सीजन तो, बट नाइट्रोजन का तो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है ना। अब नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिजोल्व हो चुकी है क्योंकि हाई प्रेशर है। अब होता क्या है, ठीक है, पानी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। अब प्रेशर कम होता जाता है तो उनका क्या होता था कि उनके जो नाक से ना ब्लड निकलने लगता था, मतलब उनकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता था, तो उनको लगता था कि मतलब समुद्र के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मतलब बॉडी को बाइट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो रीजन क्या था कि जब प्रेशर सरफेस की तरफ डिक्रीज हो रहा था, तो जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी थी वो भी डिक्रीज होती थी। अब सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज होगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जब हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। तो जब वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही होती थी, तो हमारी बॉडी से बाहर निकलने के टाइम पर वो ब्लड भी बाहर निकल रहा होता था, यानी कि ब्लड में क्या करती है, वो बबल्स बनाती थी। जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो बबल्स तो बनते हैं ना, तो जब नाइट्रोजन बाहर निकल रही है, बबल्स बन रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते थे, बैंड्स बोलते थे, जिसमें क्या होता था कि मतलब बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा होता था, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते थे, जो नाइट्रोजन ब्लड में बबल बना रही है, उस कंडीशन को क्या कहते थे, बैंड। अब उस बैंड से बचने के लिए, यानी कि इस कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि बैंड जो कंडीशन है वो बहुत हार्मफुल है, डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए, मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इस बैंड से बचने के लिए क्या करते हैं, उस टैंक में नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम मिक्स करके लेकर जाते हैं, ताकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम हो। जो कम नाइट्रोजन रहेगी तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन है इसकी, जो क्या है पढ़ते हैं। Scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure, ठीक है, यानी कि अंडर वाटर जब वो हाई प्रेशर पर ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन पर डिजोल्व हो रही होती है। तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड, यानी कि जब हम उसके नीचे जाएंगे, मतलब पानी में अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड में हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो व्हेन डाइवर्स कम टूवर्ड सरफेस, यानी कि जब वो बाहर की तरफ सरफेस की तरफ आ रहे होते थे, तो प्रेशर क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो दिस रिलीज द डिजॉल्व्ड गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, यानी कि जब गैस रिलीज होगी, यानी कि नाइट्रोजन जब ब्लड से बाहर निकल रही होगी, तो वो क्या करेगी, बबल्स बनाएगी, जो क्या करेगी,
कैपिलरीज जो होती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती है उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बबल्स जो ब्लड में बन रहे हैं उसको क्या बोल रहे थे हम, बैंड, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, यानी कि जो क्या है, पेनफुल है और हमारी लाइफ के लिए क्या है, डेंजरस है। तो इस बैंड को अवॉइड करने के लिए, नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो ब्लड में हमारी नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन का टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं डाइवर्स, वो टैंक में हीलियम, यानी जो जो कितनी होती है 11.7%, और नाइट्रोजन जो कितनी होती है 56.2%, एंड ऑक्सीजन यानी कि 32.1%, इस तीनों को मिक्स करके लेकर जाते हैं अपने टैंक में। ठीक है, इसलिए ताकि नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम क्वांटिटी में डिजोल्व हो सके। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बनता है भाई, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने टैंक में कौन कौन सी गैस फिल करके लेकर जाते हैं और कितने परसेंट में लेकर जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो हाई एल्टीट्यूड पर जो पीपल रहते हैं ना, यानी कि जो माउंटेन्स पर रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है वहाँ पर ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में। तो होता क्या है कि वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिल रही होती है, दैट्स वाई वो ज़्यादा सोच नहीं पाते, मतलब उनकी थिंक करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम कम हो जाती है और कमज़ोर रहते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, अनॉक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट तो क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई एल्टीट्यूड पर क्या है, कम है। तो क्या होता है, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ प्यूपिल, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनके ब्लड में, उनके टिश्यूज में क्या होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, होती है। दैट्स वाई क्या होता है, वो कमजोर हो जाते हैं और उनकी थिंक करने की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो थिंक करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो भी कमजोर हो जाती है, यानी कि वो अच्छे से क्लियरली थिंक नहीं कर पाते, अच्छे से सोच नहीं पाते। क्यों, और इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम, अनोक्सिया बोलते हैं। क्लियर है, तो 3 एप्लीकेशन है। पहले क्या है, सोडा वाटर्स में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करते हैं उसको हाई प्रेशर पर डिजोल्व करते हैं, और स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो बैंड से बचने के लिए क्या करते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाते हैं ताकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में कम डिजोल्व हो, कम क्वांटिटी में डिजोल्व हो। नेक्स्ट क्या, और थर्ड क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, कम होता है, दैट्स वाई वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है और वो कमजोर हो जाते हैं, उनके क्लियरली थिंक करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अनोक्सिया। ये तीनों एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर से जरूर याद रखनी है, और बाकी तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको रिवीजन हो ही जाएगा। तो ये था आपका हेनरी लॉ का कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।